बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हमने थ्री पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो उसका लास्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर यहाँ तक क्लियर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। ड्रग इफेक्टिवनेस है। ड्रग इफेक्टिवनेस क्या चीज़ होती है? तो ड्रग इफेक्टिवनेस में हमारे साथ शामिल है डोज रिस्पॉन्स कर्व, जिसको हम DR कर्व भी कहते हैं, यानी डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो डोज रिस्पॉन्स कर्व एक कर्व होता है, एक इस तरह सा, ये जो हमारे साथ ये जो डायग्राम दिखाई देता है, इस तरह सा एक कर्व होता है कि इसमें हमें क्या दिखाई देता है कि कितना इफ़ेक्टिव है ड्रग। मतलब जितना हम ड्रग का डोज बढ़ाएंगे उतना ही ड्रग इफ़ेक्टिव होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम एक ड्रग को एडमिनिस्टर करें और जितना ही उसको बढ़ाएंगे, उसके डोज को बढ़ाएंगे, तो वो ड्रग, उसका इफ़ेक्टिवनेस, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, उसका इफ़ेक्ट हाई होता जा रहा होगा। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट आएगा तब, और उससे ज़्यादा फिर अगर ड्रग को हम एडमिनिस्टर भी करें तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट वो नहीं कर सकता। फिर shows the relation between drug dose and magnitude of drug effect। यहाँ पे जो डायग्राम का बता रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है हमारे साथ, ये दिखाई दिया है किस चीज़ का? ड्रग डोज का और ड्रग इफेक्ट का, यानी ड्रग इफेक्ट और ड्रग डोज के दरमियान क्या मैग्नीट्यूड है वो सारा हमें दिखाई दिया है। ड्रग कैन हैव मोर देन वन इफेक्ट। ड्रग का एक से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकता है। ड्रग का कैसे एक से ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है? अगर हम बात करें बीटा ब्लॉकर की, तो बीटा ब्लॉकर में बीटा 1 का जो रिसेप्टर होता है वो उसके साथ बॉन्ड बनाती है, और जब वो बॉन्ड बनाए तो जब बीटा ब्लॉकर बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाए तो ये बॉन्ड बना के हमारी जो BP है उसको रिड्यूस करती है। और इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो है B2 रिसेप्टर। लंग्स में B2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लंग्स को अफेक्ट करती है, यानी वहाँ पे लंग्स पे अफेक्शन काज करती है ये। तो इसका दो काम है, बीटा ब्लॉकर के दो काम है। ड्रग वेरी इन इफेक्टिवनेस। ड्रग जो है ना, ये इफेक्टिवनेस पे चेंज होता जा रहा है, जैसे कि डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन पे भी इसका चेंजेस होते हैं, एंड डिफरेंट एफिनिटीज फॉर रिसेप्टर्स पे भी इसके चेंजेस आ जाते हैं। एफिनिटी और एक्शन ऑफ साइट, जो साइट होता है और जो एफिनिटी है, दोनों इसकी मतलब इसमें चेंजेस ला सकते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग इज कंसिडर्ड रिलेटिव to its safety। Effectiveness of a drug is considered relative to its safety। जो मतलब जितना ही ड्रग इफेक्टिव होगा, जितना ही ड्रग बढ़ जाएगा, जितनी उसके डोज बढ़ जाएगी, तो उतना ही वो इफेक्टिव होगा और उतना ही वो क्या होगा? सेफ्टी, हमारे साथ सेफ्टी शो करेगा। और इस सेफ्टी को फिर हम कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स, यानी ये सारे ग्रुप को फिर हम कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। तो आइए स्टूडेंट थेरापेटिक इंडेक्स की डिफिनीशन करते हैं कि व्हाट इज थेरापेटिक इंडेक्स। Therapeutics index: effective dose equal to dose at which 50% population shows response। वो डोज मतलब इफेक्टिव डोज 50% डोज देता है लोगों को, और जब वो लोगों को देता है तो 50% पॉपुलेशन पे वो थेरापेटिक रिस्पांस शो करता है, यानी उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है उस डिजीज, उस मेडिसिन से, उस डोज से। लीथल डोज, उसमें अब दूसरी किस्म का भी डोज होता है जिसको हम लीथल डोज कहते हैं, यानी जो मौत का मतलब जिसकी जो नतीजा होती है वो मौत होती है। तो लीथल डोज में अगर हम 50% पॉपुलेशन को, मतलब अगर हम लोगों को डोज दे दे इसी तरह से, मतलब ये मेडिसिन दे दे, इसकी एक डोज दे दे, और वो डोज उन लोगों को 50% पॉपुलेशन की डाइस करे, मतलब 50% पॉपुलेशन इसकी वजह से मर जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिर इसको हम कहते हैं लीथल डोज। थेरापेटिक इंडेक्स इक्वल टू LD/ED, LD by ED, LD 50 by ED 50, यानी इफेक्टिव डोज डिवाइड बाय लीथल डोज डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज। थेरापेटिक इंडेक्स बराबर होता है लीथल डोज 50 डिवाइड बाय इफेक्टिवनेस डोज 50।
in indication of safety of a drug, higher is better. अगर हम इंडिकेशन ऑफ ड्रग की बात करें यानी सेफ्टी ऑफ ड्रग की बात करें तो हायर ड्रग जो है ना ये बेटर होता है, यानी जिससे जितना ही हम डोज बढ़ाएंगे तो उतना ही वो इफ़ेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे एक ग्राफ का हमारे साथ एक डायग्राम शो हुआ है, एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं ये लाइन अगर इफेक्ट ऑफ ड्रग हो गया और ये डोज ऑफ ड्रग हो गया, ये ईडी है यानी इफेक्टिव डोज है 50 और ये लीथल डोज 50 है। तो इसकी जितनी ही गैप बढ़ेगी तो इतनी ही हमारे साथ क्या होगी, वो ड्रग इफेक्टिव होगा, उसकी इफेक्ट ज़्यादा होगी। डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर द एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, ये मॉर्फिन की ग्राफ हमारे साथ शो हो रही है और ये किस चीज़ की है, डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर द डिप्रेसिव इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, ये डिप्रेसिव इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन है और ये एनाल्जेसिक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों 50-50 है और इसकी जो लाइन ऑफ मर्जन है यानी मर्जन ऑफ सेफ्टी है तो वो भी काफ़ी सारा गैप है। तो ये ड्रग क्या है, ये मतलब हमारे जितना ही इसमें गैप ज़्यादा होगा तो इतना ही हमारे लिए ये सेफ होगा। ED50 effective dose 50 and 50% ऑफ पॉपुलेशन। अब इफेक्टिव डोज की अगर हम बात करें तो 50% पॉपुलेशन में ये आप लोग देख सकते हैं इस कर्व के इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख ले, ये 50% यहाँ तक आ गया और यहाँ तक हमारे साथ इफेक्टिव डोज है। तो इफेक्टिव डोज अब 50% लोगों में क्या है, ये देखो इसका जो ग्राफ है वो काफ़ी सारा बढ़ा हुआ होता है यानी 50 तक पहुंच गया होता है। तो यानी इफेक्टिव डोज जो 50 है वो 50% लोगों में इफेक्टिव है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पोटेंसी की। तो पोटेंसी क्या है, पोटेंसी जो है ना ये फार्माकोलॉजी में हम ऐसे पढ़ेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स फॉर अ गिवन डोज, एक डोज की इफ़ेक्ट कितनी होगी, जितना ही उसकी इफ़ेक्ट बढ़ेगा, जितना ही डोज बढ़ेगा उतना ही उसकी इफ़ेक्ट बढ़ेगी। तो जितना ही डोज बढ़ेगा उतना ही उसकी इफ़ेक्ट बढ़ेगी। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है यानी स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ की रिस्पांस किस चीज़ की वजह से होती है, डोज की वजह से होती है। जितना ही हम अमाउंट ऑफ मेडिसिन बढ़ाएंगे उतना ही हमारे साथ मेडिसिन की इफेक्ट ज़्यादा होगी। इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50 एज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट किस चीज़ को कहते हैं, अ सब्सटेंस दैट स्टॉप द एक्शन और इफेक्ट ऑफ अनदर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि एक सब्सटेंस की क्या करे, एक सब्सटेंस की इफेक्ट को स्टॉप करे, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंस की इफेक्ट को स्टॉप करे, तो उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ड्रग है जो कि ब्लॉक करता है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन ए ट्यूमर सेल इज कॉल्ड एन एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसका ये एग्जांपल हम ले सकते हैं एगोनिस्ट का। Needed to elicit half of the maximum biological response of the agonist। एलिसाइज का मतलब है निकालना, यानी ये इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ये निकालती है मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पांस किस चीज़ की, एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट की जो मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पांस है, हाफ जो मतलब हाफ मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पांस है, वो ये क्या करती है, इसको निकालती है, इसको वो जो मैक्सिमम 50% मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पांस है वो यहाँ पे शो करती है। ये पोटेंसी की काम है यानी उसकी इफेक्ट को शो करना। द पोटेंसी ऑफ एन एगोनिस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50 वैल्यू। इसी 50 का क्या मतलब है, इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन 50। तो जो पोटेंसी है एक एगोनिस्ट की, जो पोटेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के साथ, इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन 50 के वैल्यू के साथ। यानी अगर इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन हमारे साथ बढ़ेगा तो पोटेंसी ऑफ द एगोनिस्ट क्या होगी, वो कम होती जाएगी, और अगर इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन कम होगा तो उस दौरान पोटेंसी ज़्यादा होगी, एक एगोनिस्ट की पोटेंसी ज़्यादा होगी। DR कर्व, ड्रग रिस्पांस कर्व शिफ्ट लेफ्ट विद ग्रेटर पोटेंसी। जो ड्रग रिस्पांस ड्रग, ये यहाँ पे इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ एक मेडिसिन है जो कि क्या है, फ्लूजिटीन है, और दूसरी है
एमिट्रिप्टाइलिन जो है ना ये दोनों एंटी डिप्रेशन है, यानी एंटी डिप्रेशन को रिलीव करने वाली मेडिसिन है। एक को हमने दिया 10 mg और दूसरे को हमने दिया 100 mg। तो अब अगर दोनों का इफ़ेक्ट हम देख ले तो जो 10 mg डोज हमने दिया था जो कि फ्लोक्सिटिन थी, तो उसके इफ़ेक्ट हमारे साथ भी 70% आई है। आप लोग देख सकते हैं इसका इफेक्ट भी 70% आया है। और अगर 100 mg एमिट्रिप्टाइलिन की देखें तो एमिट्रिप्टाइलिन की भी हमारे साथ जो रिज़ल्ट आया है 100 mg का, तो वो भी 70% आया है। यानी इसकी जो पोटेंसी है, जो फ्लोक्सिटिन है उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एमिट्रिप्टाइलिन। तो इस तरह से हम पोटेंसी को क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब एफिकेसी क्या है, तो एफिकेसी ये आप लोग देख सकते हैं। अगर एफिकेसी की हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द डोज इन रिलेशन टू अदर एजेंट। एक अदर एजेंट की जो मतलब उसकी डोज के मुताबिक जब हम रिलेशन को क्या करें, कंबाइन करें, तो जिसका भी मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट आएगा तो उसको हम कहते हैं कि इस डोज की एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। इंडिकेट बाय फीक ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स कर्व, और ये हम इंडिकेट करते हैं, ये हम ज़ाहिर करते हैं, ये हम मालूम कर सकते हैं ड्रग रिस्पॉन्स कर्व के ज़रिए से। फुल एगोनिस्ट की जो एफिकेसी होगी वो 100% आएगी। पार्शियल एगोनिस्ट जो कि पार्शियल मतलब 50% हाफ एफिकेसी आएगी, और जबकि एंटागोनिस्ट है तो उसका कोई साइट ऑफ एक्शन नहीं होता, कोई एक्शन ही वो नहीं परफॉर्म करता, तो उसकी 0% एफिकेसी आएगी। यहाँ पे आप लोग ये ड्रग की जो ड्रग की जो ग्राफ शो हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। पेन रिलीफ है हमारे साथ 3 टाइप ऑफ मेडिसिन है। एक है मॉर्फिन सबसे हायर एफिकेसी है इसकी, जबकि ये बहुत कम दिया गया है। फिर हमने 100 ये हमने कितने दिया गया है, 0.2 mg दिया गया है। तो इसकी जो एफिकेसी है, इसकी जो इफ़ेक्ट है वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, 80% इफ़ेक्ट आया है 0.2 पे। अगर आप लोग यहाँ पे आइब्रोपेन देख सकते हैं, आइब्रोपेन 100 mg दिया है और इसकी एफिकेसी हमारे साथ इसकी जो इफ़ेक्ट आया है वो 30% आया है। और एक दूसरा भी पेन रिलीफ मेडिसिन दिया है जो कि एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन की अगर इफ़ेक्ट को आप तो देख सके तो इसका भी 30% आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि मॉर्फिन की जो एफिकेसी है वो सबसे हायर है, जबकि उसकी जो डोज है वो बहुत कम दिया गया है। और जो आइब्रोपेन है या एस्पिरिन है ये भी पेन रिलीफ के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसकी एफिकेसी बहुत कम है, जबकि डोज बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो सबसे हाईएस्ट एफिकेसी वाला मेडिसिन कौन सा है पेन रिलीफ के लिए, वो मॉर्फिन है। आप टॉलरेंस किस चीज़ को कहते हैं, या टॉलरेंस को हम डिसेंसिटाइजेशन भी कह सकते हैं। डिसेंसिटाइजेशन का क्या मतलब है, अगर हम एक डोज को बार बार दे रहे हैं तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम होती जा रही है, और लास्ट में हम बहुत ज़्यादा डोज देंगे एक पेशेंट को, लेकिन उस पर कोई असर नहीं करेगा, तो इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि डिक्रीज रिस्पॉन्स टू सेम डोज विद रिपीटेड कांस्टेंट एक्सपोजर। जब एक सेम डोज हम एक पेशेंट को रिपीट करेंगे, कॉन्स्टेंटली हम देंगे, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा, तो उसको हम पे टॉलरेंस कहते हैं। आर मोर ड्रग नीडेड टू अचीव सम सेम इफेक्ट, या जब एक बार हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करें एक मेडिसिन और उस पर इफेक्ट जितना आएगा, तो जब हम दूसरे बार या तीसरे बार उसको एडमिनिस्टर करें तो उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा, फिर हम डबल डोज देंगे, फिर ट्रिपल डोज देंगे, और इस तरह से हम डोज को बढ़ाएंगे और उसका इफेक्ट जो है ना वो सेम आएगा। राइट वर्ड शिफ्ट जो यहाँ पे जो
ये डायग्राम दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में हमारे साथ शो हुआ है कि पहले हम एक बार डोज देता था निकोटीन का, जो फॉर एग्जांपल निकोटीन का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, डोज ऑफ निकोटीन एक बार दिया तो उसकी जो इफेक्ट है वो यहाँ तक आ गया। लेकिन फिर उसने क्या किया, दोबारा से उतना दिया तो इफेक्ट नहीं आया, ट्रिपल उतना दिया इफेक्ट नहीं आया, बल्कि उसका इफेक्ट हाफ भी नहीं आता था। फिर लास्ट में 1 2 3 4 5 डोज बढ़ाया है, तब उसका इफेक्ट वही आया है। यानी टाइम के साथ साथ इसमें इतना एक्सपोजर आता है, क्रॉनिक एक्सपोजर आया है इसमें, यानी टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारा चेंजेस आता है डोज में, और डोज को हम बढ़ाए जाते हैं और इसका इफेक्ट वही सेम आता है। तो इसको हम डिसेंसिटाइजेशन या कहते हैं, या इसको टॉलरेंस कह सकते हैं। अब है ट्रिकीपाइलेक्सिस। ट्रिकीपाइलेक्सिस किस चीज़ को कहते हैं? इज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। जब टॉलरेंस में रैपिडली डेवलपमेंट आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको फिर हम कहते हैं ट्रिकीपाइलेक्सिस। ट्रिकीपाइलेक्सिस हम किस चीज़ को कहते हैं? जब टॉलरेंस में रैपिडली डेवलपमेंट आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं ट्रिकीपाइलेक्सिस। यानी टॉलरेंस की इफेक्ट बहुत ज़्यादा, टॉलरेंस की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है और जल्द से जल्द होता जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिकीपाइलेक्सिस। When some drugs are administered repeatedly at short interval, tolerance develops rapidly and is known as ट्रिकीपाइलेक्सिस आर एक्यूट टॉलरेंस। जब हम एक ड्रग को बार बार एडमिनिस्टर करते हैं, रिपीटली एडमिनिस्टर करते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसमें क्या आ जाता है, टॉलरेंस की जो डेवलपमेंट है वो रिपीटली कास होता जा रहा है या रिपीटली आता जा रहा है, यानी उसकी इफ़ेक्ट कम होती जा रही है, उस बंदे पे फिर इफ़ेक्ट नहीं करता और डोज को हम बढ़ा रहे हैं रिपीटली, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिकीपाइलेक्सिस कहते हैं या एक्यूट टॉलरेंस भी कह सकते हैं। ये आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखें कि ट्रिकीपाइलेक्सिस को एक्यूट टॉलरेंस भी कह सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस। अब टॉलरेंस की मैकेनिज्म क्या है, यानी किस तरह से टॉलरेंस अकर होता है? तो चेंज इन ड्रग अवेलेबिलिटी एज एट साइट ऑफ एक्शन डिक्रीज बाय अवेलेबिलिटी। चेंज इन ड्रग अवेलेबिलिटी, जब ड्रग की अवेलेबिलिटी में कुछ चेंजेस आ जाए, यानी साइट ऑफ एक्शन में चेंजेस आ जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो जा सकती है? टॉलरेंस अकर हो सकती है, यानी बायो अवेलेबिलिटी में डिक्रीज आती है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज की वजह से टॉलरेंस क्रिएट हो सकती है। इंक्रीज बाइंडिंग टू डिफॉल्ट साइट में जब बाइंडिंग हो जाए किसी मेडिसिन की, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है? टॉलरेंस ज़्यादा हो सकती है। चेंजेस इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, या ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में अगर कोई चेंजेस आ जाए, या डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, या रिसेप्टर की जो रेगुलेशन है वो डाउन हो जाए, तो टॉलरेंस अकर हो सकती है। ड्रग इंटरेक्शन। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिफाइन किया है कि ड्रग इंटरेक्शन किस चीज़ को कहते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ड्रग इंटरेक्शन इस चीज़ को कहते हैं कि जब हम दो ड्रग को मिलाएं और मतलब दो ड्रग को एक साथ एडमिनिस्टर करें, तो इस ड्रग की एक दूसरे पे इफेक्ट होता है, या तो वो अपना इफेक्ट ज़्यादा कर देता है, यानी साइड जो एक्शन होता है वो बढ़ा देता है, या उसकी एक्शन कम होती जाती है, या उसकी एक्शन जो है ना वो वही इक्वल ही आता है। तो आइए पढ़ते हैं कि कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक में ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो वन ड्रग अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ अनदर। जो अगर फार्माकोकाइनेटिक में ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो एक ड्रग दूसरी ड्रग की एब्जॉर्प्शन में को या इफेक्ट करेगा, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेगा, या मेटाबॉलिज्म को, या एक्सक्रीशन को। विद फार्माकोडायनामिक, अगर फार्माकोडायनामिक में ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो फिर two drug have interactive effect in the site of action। फिर वहाँ पे इंटरेक्शन जो आएगा जो एक दूसरे को अफेक्ट करेगी, तो वो साइट ऑफ एक्शन पे ही एक दूसरे को अफेक्ट करेगा वो ड्रग।
Either type of drug interaction can result in adverse effect in some individual. और ज़्यादातर जब some individual drug को हम administer करें तो drug interaction की जो result आती है वो adverse effect भी आ सकती है. In term of efficacy, there can be several type of interaction between medication, cumulative, additive, synergistic and antagonist. तो अब इस टर्म को हम डिफाइन करेंगे कि ये ड्रग इंटरेक्शन की वजह से इसकी कुछ सेवरल टाइप्स हैं जिसकी जो ड्रग इंटरेक्शन की वजह से अकर होती है. तो आइए स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या है. कमुलेटिव इफेक्ट किस चीज़ को कहते हैं? कमुलेटिव इफेक्ट जब एक ड्रग हम एक बार एडमिनिस्टर करें तो उसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा, उसका रिस्पांस इतना नहीं आएगा जितना ही हम दूसरे बार एडमिनिस्टर करें, तीसरे बार एडमिनिस्टर करें. यानी बार बार जब एक ड्रग को हम लेते हैं जिसको हम डोज कहते हैं कि यानी डॉक्टर ने इतना डोज दिया है, तो ये डोज क्यों देते हैं? क्योंकि इस डोज की मतलब जितना मकदार होता है अगर इसको हम कंप्लीट करें तो हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट कंप्लीटली आएगा. तो इसको हम कहते हैं cumulative effect. The condition in which repeated administration of a drug may produce effects that are more pronounced than those produced by the first dose. जब हम फर्स्ट डोज को एडमिनिस्टर करें तो उसके साथ साथ अगर हम इसको रिपीटेडली यूज़ करें, एडमिनिस्टर करें तो इसके इफेक्ट में क्या आएगा? डेवलपमेंट आएगा और उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं cumulative effect. अगर आप लोग देख सकते हैं ड्रग एक को हमने एक बार एडमिनिस्टर किया तो इतना इफेक्ट आया, जब दूसरे बार एडमिनिस्टर किया तो उसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया, फिर तीसरे बार तो इसका इफेक्ट और भी बढ़ गया और चौथे बार उसका इफेक्ट हाई हो गया. तो इसको हम क्या कहते हैं? उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा हमारे साथ, तो इसको हम कहते हैं cumulative effect. फिर है एडिटिव इफेक्ट में ऐसा होगा कि अगर दो ड्रग को हम कंबाइनली एडमिनिस्टर करें तो उसकी जो मतलब उसकी जो सम होता है अगर उसको हम देखें तो उसका सम क्या आएगा? इक्वल आएगा. यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ ड्रग ए है, अगर उसको हम 20 mg एडमिनिस्टर करें और ड्रग बी को भी हम 20 mg एडमिनिस्टर करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे साथ फिक्स 40 आएगा, ना वो बढ़ जाएगा ना वो कम होता जाएगा. तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इस रिस्पॉन्स को हम एडिटिव इफेक्ट कहते हैं. द इफेक्ट ऑफ टू केमिकल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू केमिकल टेकन सेपरेटली. हमारे साथ एक को मॉर्टिन लिया है, एक एस्पिरिन लिया है, तो इस दोनों को अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारे साथ ड्रग ए जो है ना वो मॉर्टिन है और ड्रग बी एस्पिरिन है, तो इस दोनों को इकट्ठा करके एडमिनिस्टर किया और जब साथ दोनों को एक साथ एडमिनिस्टर किए तो इसका जो रिज़ल्ट आया वो इक्वल आया. तो इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव इफेक्ट कहते हैं. अब अगर हम बात करें साइनर्जिस्टिक की, तो साइनर्जिस्टिक में ऐसा होता है कि जब दो ड्रग को हम एक दूसरे के साथ मतलब साथ ही एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी जो इफेक्ट आती है तो वो दुगना मतलब उससे दुगना बार बढ़कर आती है, यानी उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. The effect of two drugs taken together is greater than the sum of their separate effect of at the same dose. जैसे कि हम सेम डोज को एडमिनिस्टर करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो सम होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बढ़ के रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत इंक्रीज इफेक्ट करेगा ये. जैसे कि हम बात करें एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन, तो एम्पिसिलिन फॉर एग्जांपल हमारे साथ ड्रग ए हो गया और जेंटामाइसिन हमारे साथ ड्रग बी हो गया, तो इस दोनों को जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करता है पेशेंट को, तो एंटीबैक्टीरियल है. जब इन दोनों को हम इकट्ठा करके एडमिनिस्टर करें यानी एक दूसरे के साथ एडमिनिस्टर करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका इफेक्ट फॉर एग्जांपल ये भी 20 mg है और ये भी 20 mg है और दोनों को एक साथ ही एडमिनिस्टर किया तो हमारे साथ इसका जो एडिटिव रिजल्ट होगा वो 40 आना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया हमारे साथ? इसका रिजल्ट 90 आ गया. यानी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया और एक दूसरे का जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़ा दिया इन लोगों ने. तो इन दोनों मेडिसिन ने अपना जो रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, अपना इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई किया और हमारे साथ जो रिजल्ट आया वो बहुत हाई आया. इसको फिर हम साइनर्जिस्टिक कहते हैं. एंटागोनिस्ट इफेक्ट को की अगर हम बात करें तो एंटागोनिस्ट इफेक्ट में ऐसा होता है जब हम ड्रग ए और ड्रग बी को
20-20 mg सम करे, यानी एक दूसरे को साथ ही एडमिनिस्टर करे, तो इसका इफेक्ट एक दूसरे से जो मतलब इसका 40% इफेक्ट आना था या 40% रिस्पॉन्स देना था वो अब कम देगा, यानी अपने आप का जो रिस्पॉन्स है वो भी कम करेगा, अपने आप पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, अपना इफेक्ट ये कम करेगा। यानी 20% ये हमने एडमिनिस्टर किया ड्रग ए और 20% हमने ड्रग बी एडमिनिस्टर किया और इसका जो रिज़ल्ट आया वो 15% आया या 20% आया। तो इसने क्या किया, अपना रिज़ल्ट 50% कम किया, यानी अपना रिज़ल्ट बहुत कम किया, एक दूसरे पे नेगेटिव इफेक्ट लाया। तो इस वजह से इसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ टू केमिकल टेकन टुगेदर इज लेस देन द सम ऑफ देयर सेपरेट, इसका जो सेपरेट रिजल्ट था उससे कम आया इसका रिजल्ट, तो इसको हम कहते हैं सेम डोज, इसका सेपरेट रिजल्ट जब हमने ले लिया तो वो उससे कम आया, तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। नर्स इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ है इंश्योर द करेक्ट ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द राइट रूट, राइट रूट को हम देखेंगे और राइट डोज को हम देखेंगे, जो कि हमने 7 राइट्स में पढ़े हैं। हाई हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, एलर्जी की हिस्ट्री लेंगे कि इसको कोई और एलर्जी तो नहीं है, यानी उससे पूछेंगे कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो एडवर्स इफेक्ट करे वो ड्रग पर उस पेशेंट पे। तो पर्टिकुलरली बिफोर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग से पहले हम हिस्ट्री ऑफ एलर्जी को देखेंगे। मॉनिटर द एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट को हम मॉनिटर करेंगे। ड्रग शुड बी केप्ट एंड सेफ प्लेस, ड्रग को सेफ प्लेस में रखेंगे। चेक द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन चेक द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना पड़ेगा, यानी डॉक्टर ने क्या लेबल किया है, क्या ड्रग दिया लिखा गया है और क्या उसको दिया गया है उसको हम देखेंगे। एंड द पेशेंट नेम, और पेशेंट के नेम को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले चेक प्रिस्क्रिप्शन को हम चेक करेंगे, फिर ड्रग का जो नेम है उसको चेक करेंगे कि क्या लेबल किया गया है उस चिट पे क्या है और इस ड्रग का नेम यहाँ पे क्या दिया गया है, दोनों को चेक करेंगे। पेशेंट के नेम को भी चेक करेंगे ताकि सही पेशेंट को, राइट पर्सन को क्या करे, एडमिनिस्टर करे राइट डोज और राइट रूट पे। ये हमारे साथ कुछ रेफरेंस है, यहाँ से ये सारा नोट्स दिया गया है और आप लोग मोर हिस्ट्री के लिए, मोर इंफॉर्मेशन के लिए ये देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक था वो फिनिश हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।